नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अभय राय। जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे रोज होती है मुलाकात, उसी क्रम में सैम पित्रोदा साहब ने फिर हमको दे दिया है चर्चा का मौका। और मौका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब बात और आगे बढ़ गई। कितनी आगे बढ़ गई है, कहां तक जाएगी, ये तो भगवान जाने। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सैम पित्रोदा और राहुल गांधी भी जानते हैं, क्योंकि जिस स्तर पर बहस जा रही है उसके बाद वो कहां पर राजनीति में जाएगी, वो तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया है, जनता के बीच में वो पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है अभय जी, एक तरफ तो राहुल गांधी जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दे रहे थे उस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब ये कहां से आइडिया आया उनके पास। सैम पित्रोदा जो उनके पिताजी के भी एक तरीके से सलाहकार होते थे, उनकी माताजी के भी सलाहकार होते थे, और इससे पहले भी कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं कि कांग्रेस में सैम पित्रोदा, उनका नाम पूरा अभी बता दीजिएगा, सत्यनारायण गंगाधर जी का तो खैर, वो एक टेक्नोक्रेट हैं, बड़े आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने कही है इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, एक तो मुझे लगता है तथ्य भी गलत है, और उसके बाद जो कथ्य आया है वो तो भगवान ही मालिक है उसका। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि मतलब आपकी जो विरासत है उस पर आपका हक नहीं होगा, और राहुल गांधी यही बात कहते चले आ रहे हैं कि सबका सर्वे होगा, जिनके पास नहीं होगा उनको दे दिया जाएगा। ये सब इतना आसान है? क्या लग रहा है, राजनीति कर रहे हैं कि मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, दरअसल क्या है कि जिसकी जो फील्ड है उसको उसी फील्ड से संबंधित बातें करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि चुनाव के समय सैम पित्रोदा एक टेक्नोक्रेट रहे हैं। बहुत उन्होंने जो आविष्कार किया और दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति जिसको कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से व्यक्तित्व कहा जाता है। लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है कि ये बहुत सोच समझ कर कहने वाली चीज़ है। और आप जो ओवरसीज कांग्रेस ओवरसीज के आप अध्यक्ष हैं, मतलब आप सोचिए, आप अगर कोई चीज कहते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत दूर तक जाती है वो बात। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को जिस तरीके से एलिब्रेट किया, वो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनका ये कहना कि अमेरिका में इस तरह के कानून, यार जिस अमेरिका में जहाँ के 50 स्टेट में लगभग, वहाँ 6 स्टेट में इस तरह के कानून हैं। और वो भी कानून जो है, अब इस कानून को कहीं कहीं कुछ स्टेट में इसको रिपील खत्म, करने की बात कर रहे बिल्कुल। हैं। और आप उस चीज को लागू कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो भी 50% के करीब। आप उस कर की विरासत कर, जिसको इनहेरिटेंस टैक्स, 55%? 55%। मतलब 45% ही तो आपके पास रह ये जाए। अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि आप अमेरिका के कानून को हिंदुस्तान के संदर्भ में उस पर बात करना ही, और वो भी उस चुनाव के समय। आप सीधे सीधे आप अपने विरोधी को एक मौका दे रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि इस चीज को आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आपने सैम पित्रोदा को बहुत इंदिरा गांधी के समय से, ये इंदिरा गांधी के समय खासकर उनके आमंत्रण पर हिंदुस्तान आए थे। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को ज्यादा उस तरीके से बता पाएंगे कि सैम पित्रोदा का पूरा क्या व्यक्तित्व रहा है, और उनका इस भारतीय राजनीति में, खासकर राजनीति तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो टेक्निकल, जो टेक्नोलॉजिकल जिसको कह सकते हैं, तकनीकी विकास, उसमें उनका बहुत योगदान रहा हो। तो कैसे आप उस चीज को देखते हैं, सैम पित्रोदा के इस बयान और उस विकास को लेकर? देखिए अभय जी, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जब कोई भी सरकार चलती है, कोई भी देश जो होता है, वो सिर्फ राजनेताओं से नहीं चलता है, विभिन्न वर्गों के लोग, तमाम लोग जब उसमें जुटते हैं तो उसके बाद चीजें आती हैं। सैम पित्रोदा भी ठीक वैसे हैं जैसे यशवंत सिन्हा थे, जैसे अरुण शौरी थे। देखिए सैम पित्रोदा जो है, निश्चित तौर पर वो उसी तरीके का व्यक्तित्व है जिन लोगों ने देश में जो तमाम विभिन्न वर्गों से लोग थे, विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे, आए, उन्होंने अपना योगदान दिया देश में। अगर कंप्यूटर क्रांति की अगर हम बात करें, जो राजीव गांधी के समय में कहा जाता ना कि राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए और उसके बाद पूरा खाका बदल गया देश का, तो उसके पीछे जो आइडिएशन था वो निश्चित तौर पर सैम पित्रोदा का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है, उसके बाद से सूचना क्रांति बहुत आगे तक जा चुकी है, और अब तो ये जो फोन लेके जो सब घूम रहे हैं ना, तो अब तक सब देख चुके होंगे कि इनहेरिटेंट लॉ क्या है और उसमें क्या होता है, और उसमें भी सैम पित्रोदा खुद ही गलत साबित हो रहे हैं। क्योंकि वो तो 1 से 20% तक की बात है, जी। वो तो 45 और 55% का जो कह रहे हैं, तो वहां तथ्य भी वो गलत दे रहे हैं। और दूसरी बात, 50 स्टेट्स में से 6 राज्य हैं, उनमें भी ये बात चल रही है कि वहां पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए अभय जी, बहुत अजीब सी बात है, ये जो
चल रही है थ्योरी, दरअसल ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इस थोड़ा राजनीति से अलग हटकर अगर हम इसकी गंभीरता पर चर्चा अगर हम करना शुरू करें तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दो भाई थे। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों को लगभग बराबर के मौके मिले, संपत्ति का बंटवारा हुआ, लेकिन आज अनिल अंबानी कहाँ है, मुकेश अंबानी कहाँ है। तो आपकी व्यक्तिगत क्षमता कुछ होती है या नहीं बिल्कुल होती है? पुरुषार्थ है उनका। पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता, आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि नहीं होती है, प्रतिभा होती है कि नहीं होती है। मैं सिर्फ उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ये, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर रिसोर्सेज का और खास तौर से संसाधनों का एक अच्छा वितरण किसी भी समाज की बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक है। जी तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम्म, या कांग्रेस कहती रही है ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। तो कुल मिला के सबको साथ लेने की बात चल रही थी। मतलब आप क्या समाज बनाना चाहते हैं कि बोले कि ये ठाकुर है, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये जाटव है, ये पासवान है। तो जिसकी जिसकी भागीदारी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से सीटों का डेटा निकाल लीजिए और वहां पर सिर्फ उस जाति के लोगों को आप टिकट दे दीजिए और कहिए कि इन्हीं के बीच में होगा, सबको आपको देना पड़ेगा। क्या इस तरीके की बात कर रहे हैं? क्योंकि आरक्षण भी इस लिहाज से लाया गया था कि जो वाकई जो दबे कुचले जो लोग हैं, जिनको बराबर नहीं मिल पाया है जो विकास हुआ है, उसका हिस्सा। ये गंभीर विषय है, ये बैठकर इस तरीके से चर्चा, बिल्कुल मतलब आप स्वैपिंग रिमार्क्स करते नहीं हो सकता। अब आपने कहा कि इस तरीके से कर दें, तो अब लेकिन इसका जो पॉलिटिकल जो खेल है वो नरेंद्र मोदी ने कर ही दिया है और बताना शुरू कर दिया कि भाई मंगलसूत्र तक बात जा ही चुकी थी और बाबा साहब की जो विरासत है उसको कैसे बदलने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, वहां तक बात जा ही चुकी थी। लेकिन मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा का ये बयान, उससे कांग्रेस ने भी अपने आप को अलग करने की कोशिश की है जी जी और सुप्रिया सुनेत का भी बयान आया है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो सैम पित्रोदा की बात में आके उसको एंडोर्स कर दिया है। बिल्कुल वो सोच जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ने हाँ। लगी है। ये ठीक वही बात होगी। बिल्कुल तो वो उसी चीज को दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को जो बयानों है, जो राहुल गांधी का जो बयान है, जी बस आप यूं समझिए कि मुझे लगता है कि ये उसी को आगे बढ़ाया सैम पित्रोदा के जी बयान को लेकर। जी क्योंकि राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं, जैसे इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में उनके भी परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जी बिल्कुल। गांधी परिवार का। लेकिन आप उसी लोकतंत्र में अब ये बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं ना कि घाल मेल वाली हर चीज, अब आप समाजवादी से बिल्कुल साम्यवाद की तरफ जा रहे हैं कि जो भी है उसमें क्वांटिटी महत्वपूर्ण हो गया, क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। ये तो यही आप कह सकते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है अभय जी, आप समझिए जनताना सरकार माओवादियों की तरह चलाना चाहते हैं क्या? कि बोले ये जो है बुर्जुआ है, इसकी संपत्ति छीन कर उसको दे दो। क्या उस मॉडल पे आप जाना चाहते हैं? अच्छा अगर उस मॉडल पे जाना चाहते हैं तो राहुल गांधी की संपत्ति कितनी है और उनकी पार्टी के एक सांसद की संपत्ति कितनी है, शुरुआत कर दें। बिल्कुल अगर ये है वो 10 जनपद में रहते हैं, उनके यहाँ कोई एक ऐसा सांसद होगा जिसको अब पहली बार जो है सांसद बना होगा, उसको सिर्फ वही चीजें मिलनी होगा, कई तो ऐसे होंगे जिनको नहीं मिला होगा। तो फिर कैसे? दिक्कत ये कहना अलग बात है, लेकिन सही तरीके से रिसोर्सेज का वितरण करने का ये तरीका नहीं हो सकता है। और ये जो बात कही जा रही है, बीच बीच में जो स्पिन दिए जाते हैं, तो किसी को सुनाने और कहने के लिए तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि राजनीति में अगर सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी खांटी, मतलब जो राजनीति करने वाली पार्टी हो और फिर उसमें भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, तो वो क्या कर रहा है कि उनकी एक एक चीजें उनके खिलाफ जाती चली जा रही है। पहले उन्होंने जो सबका सर्वे करने को कहा, तो भाई सर्वेक्षण तो इस देश में इस बात का भी होता है अभय जी कि कितनी दाल लोग खाते हैं। हाँ। लेकिन क्या वो दलहन संकट खत्म हो गया? बिल्कुल। समस्या ये है कि आप सर्वे तो हो ही रहने से, सो क्या क्या सर्वे नहीं करता है। बिल्कुल। और जब ये जनसंख्या का होता तो कितनी आपकी आय, घर घर जाके सब करेंगे, तो पहले तो ये डेटा इकट्ठा करना, ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, किसके पास कितना है क्या है। लेकिन जिस जाति जनगणना के आधार पर और जो जिस तरफ चीजें जा रही हैं, मतलब कुल मिला के मुझे याद आता है पूर्वी जर्मनी का उदाहरण, वो भी समाजवाद का एक होता है। पूर्वी जर्मनी का क्या हुआ, बाद में विलय करना ही पड़ा, आप देख लीजिए, मजबूरी में करना पड़ा। अब उन्होंने क्या कहा कि बोले कि अभय राय जो है ए ग्रेड ऑफिसर है, राजकिशोर बी ग्रेड ऑफिसर है, लेकिन राजकिशोर की फैमिली में 7 लोग हैं तो उनको बड़ा मकान मिलेगा, ये ए ग्रेड ऑफिसर है लेकिन ये 2 ही लोग हैं, उनको छोटा मकान मिलेगा। तो इस तरीके के भी मॉडल आए, लेकिन इन मॉडल्स का क्या हुआ ये भी जरा सोचने समझने वाली बात है। तो कोई भी चीज, खास तौर से दिक्कत ये है कि जो भारत में जब संविधान बन रहा था तो उनके जो परिणामा थे वो उसमें बड़ी इकाई थी, उनके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें घूम रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द घूम रही थी, और जो तमाम और
जो नेतागण थे उन लोगों ने बहुत सोच समझ कर कुछ चीजें को समय के हिसाब से उसमें संशोधन भी होते रहे। जैसे 44वें संशोधन की हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें तो पहले ये आपका मौलिक अधिकार होता था, अब वो आपका कानूनी अधिकार है। तो समय समय पर ये चीजें हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज का सही वितरण करने का ये मॉडल हो सकता है क्या? ये मुझे लग रहा है एक सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो उनके परिवार ने, या गांधी परिवार हम कह सकते हैं, कि उन लोगों ने जो चीजें खत्म की, हटाई, वो इसको फिर से उसी चीज को ला रहे हैं। ये आपको ऐसा लग रहा है क्या? दरअसल वो ला नहीं रहे हैं, मुझे लगता है उनको पता ही नहीं कि इसके मतलब क्या है। मैं सीधे सीधे उनकी समझ पर प्रश्न उठा रहा हूँ जी। दिक्कत है कि जिन लोगों से वो घिरे, कल भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, वो लोग कुछ एक ऐसा फैंसी टाइप का कुछ देना चाहते हैं, भाई क्या बदले, क्योंकि समस्या यहाँ पर दूसरी है ना, आप उतनी राजनीतिक तौर पे मेहनत कर पा रहे हैं जितना मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। दूसरी बात यह है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उन्होंने ताकत इतनी ग्रहण कर ली कि जो उनके खिलाफ लोग भी थे वो आपके साथ जो लोग खड़े होते थे कल को उनके पक्ष में खड़े होकर आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कितने प्रवक्ताओं की बात कर लूं, गौरव वल्लभ से लेकर जो है तमाम, बिल्कुल नाम है, पूरी चेन है, किसका किसका नाम लिया जाए, तो बड़े नेताओं की तो बात ही जाने दीजिए, बाकी अशोक चौहान और इन सबकी बात जाने दीजिए, वो एक अलग विषय है कि वो क्यों जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग लगातार करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि राहुल गांधी, मुझे लग रहा है उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस पूरी स्थिति से निपटा कैसे जाए। तो क्या करो, डिस्टरबेंस क्रिएट करो, सामने वाले को विचलित कर दो जी। अब विचलित करने में वो क्या कर रहे हैं कि कोई स्पिन तो वो मारते हैं, लेकिन समस्या है कि वो शेन वॉर्न बनने की कोशिश करते हैं, मुथैया मुरलीधरन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने सचिन तेंदुलकर या महेंद्र धोनी टाइप का बैट्समैन खड़ा होता है। और फिर समस्या ये है कि आप खुद बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी से सीख कर बॉलिंग करने जा रहे हैं, आप इनहेरिटेंट बॉलर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, यूट्यूब से सीख कर, मतलब दूसरे लोगों से आयातित विचारधारा से करके वो काम करना जा रहे हैं कि आपने नेट प्रैक्टिस नहीं किया, आप सीधे ग्राउंड पर जाकर वो काम करना चाहते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि सीधे बाउंड्री के बाहर बॉल फेंके दे रहे हैं। तो ये तो रहा इसका राजनीतिक विषय। बात हम लोग कल कर रहे थे कि कैसे जो है मुसलमानों को लेकर मोदी ने कहा, ये आपने एक सवाल बड़ा अच्छा किया, कल मोदी ने यही बात उठाई कि ये जो है आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे थे, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान में ऐसा पहले से भी धर्म के आधार पर नहीं है, और ये यही बात कर रहे थे। मैं इसी पर आ रहा था कि ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर आप कैसे देखते हैं कि ये जो संविधान, खुद कहते हैं कि संविधान जो है वो ये लोकतंत्र को और संविधान को खतरे में डाल रही है सरकार, तो इसी चीज़ को नरेंद्र मोदी चुन चुन कर उठा रहे हैं, एक एक कर ये मुद्दा उठा रहे हैं। आंध्र प्रदेश वाली जो बात है उसको उन्होंने कल उठाया, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बार नहीं है, मुझे याद है कि सच्चर कमेटी भी थी जी, उसमें आर्मी में हेड काउंट की बात भी की गई थी, वो यूपीए सरकार के दौरान की गई थी। तो मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा में लाने के नाम पर जिस तरीके से आरक्षण में संशोधन की जो कोशिशें हैं वो होती रही हैं, पहले भी होती रही है। इसके नैतिक और अनैतिक पक्ष पर नहीं, मैं इसके राजनीतिक और व्यवहारिक पक्षों पर मैं जाता हूँ, क्योंकि नैतिकता और अनैतिकता में इसलिए नहीं पढ़ता हूँ मैं अभय जी, जब तक कि वो पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, क्योंकि सब जगह बहुत ग्रे हो जाता है। समस्या यहाँ पर यह है, क्योंकि बात यह है कि क्यों आरक्षण मिला था। आरक्षण इसलिए मिला था कि एक व्यक्ति है जिसको, ये एक शर्मनाक स्थिति थी समाज की कि उसको उसके जन्म के आधार पर आप उसको अनटचेबिलिटी में ले आते, अस्पृश्यता आप उसको प्रदान कर देते हैं कि वो कोई चीज छू नहीं सकता, वो आपके साथ उठ नहीं सकता, बैठ सकता, आपने अछूत बना दिया। तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर और जो तमाम, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब वो संविधान बनाया तो ऐसा नहीं था वो अकेले थे, उनके साथ पूरी संविधान सभा थी, और उन्होंने 10 साल के लिए इसलिए किया था क्योंकि ये आगे आ जाएंगे, फिर उनको जो है मतलब बराबरी का दे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जातीय जड़ें इतनी ज्यादा गहरी इस समाज में हैं कि वो धीरे धीरे वो आरक्षण अलग रूप लेता चला गया। और आरक्षण अभी भी आज की तारीख में अगर लोग कहते हैं कि मतलब अब खत्म हो जाना चाहिए, तो खत्म हो जाने वाली स्थिति तो अभी भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ईमानदारी नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आरक्षण के जो दायरे में नहीं है, जिस ईमानदारी का मतलब यह है कि अगर मुझे ये लगता है, कुछ हमारे मित्र हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो आरक्षण के दायरे में, मतलब वो उनकी जाति आरक्षण के दायरे में थी, लेकिन उनको अपने पर कॉन्फिडेंस था कि मैं जनरल में इस चीज को
ग्रहण किया निकाल उन्होंने, लूंगा, किया उन्होंने। तो वो आरक्षण उन्होंने लिया ही बाबा साहब नहीं। अम्बेडकर ने खुद भी किया जी, एक। तो ये एक चीज है। तो लेकिन ये इस तरह की ईमानदारी जो है समाज में कितने लोगों के पास है? हाँ नहीं वो था, और दूसरा है ना कि अभय जी सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात आ रही कि ये जो पूरा जो मूल भाव था जी उसमें मुसलमानों में अस्पृश्यता नहीं है, जी। हाँ इसीलिए संविधान से उनको अलग बिल्कुल रखा गया बिल्कुल था। बिल्कुल। हाँ मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, लेकिन क्यों पिछड़े हुए हैं इसके जरा तमाम कारणों पर दूसरे तरीके से चर्चा करने की जरूरत है। जी क्या आप आरक्षण करके पूरे समाज को आगे ला पाए, ये देखने वाली बात है। और मुसलमानों को क्या उस तरीके से आप आरक्षण का दायरे में लाकर क्या उनका हिस्सा तो कम नहीं कर रहे हैं, ये एक देखने ये वाली बात बिल्कुल है। तो उसके लिए तरीके दूसरे सोचने पड़ेंगे और जिस पर चर्चा होती रहती, चर्चा चलती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बात राजनीतिक तौर पर कुल मिला के वो कह रहे हैं कि संविधान बदल देने चाहते हैं बाबा साहब का जी। आरोप ये है ना हाँ मोदी के बिल्कुल, ऊपर। आरोप ही। नरेंद्र मोदी ये लेकर आ गए कि भाई देखिए संविधान इन्होंने किस किस तरीके से बदला, बहुत सारी चीजें उन्होंने उठाई। बहुत सारी चीजें उन्होंने उठा दी और उन्होंने कहा कि ऐसे बदल रहे थे कि जो आपका दलितों का, आदिवासियों का, जो पिछड़ों का जो हक है, पिछड़ों का मतलब दलित आदिवासी थे, पिछड़े तो बाद में आए खैर, लेकिन उनका हक मानने की बात हो रही है। तो लेकिन उन्होंने पिछड़ों को भी फिर मंडल कमीशन की बात किया, चीजों उनको सबको कांग्रेस को उन्हीं मुद्दों पर आपने देखा होगा कि प्रियम्बल की बात की। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है किस तरीके से प्रियम्बल को भी लेकर कहा कि इसी सरकार ने उसमें पंथ निरपेक्षता की बात हो या कल्याणकारी राज्य वाला हो, सब व्यवस्था की, तो संशोधन तो ये यही करते हैं उसमें अंदर। तो ये भी चीज काफी महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए संशोधन संविधान में होते रहेंगे, संविधान कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, समाज की जो तमाम परिस्थितियां बदलनी उस पर होते रहेंगे। लेकिन प्रियम्बल का उन्होंने उठाया। हाँ वो आत्मा हो गई उसकी। जी शरीर बदलता है, जी आत्मा नहीं बदलती जी है। जी बिल्कुल। तो वो जो मूल भावना थी, इसको लेकर कुछ लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई जो आपने मूल भावना, और वो भी तब जब आपकी चुनी हुई सरकार नहीं थी, आपने इमरजेंसी लगा रखी थी, आपातकाल, तो देश में तब उस समय आपने बदलाव किए थे, तो वो सवाल उठते रहते हैं इंटेंशन को लेकर और किस समय किया आपने। अभी 370 अगर हटाई है तो एक चुनी हुई सरकार ने हटाई, बिल्कुल वो अपनी इम्पोज की हुई सरकार नहीं है। इस चीज को देखने समझने वाली कानूनी बात है, तरीके से, कानूनी जिसको कहते हैं संवैधानिक तरीके से, संसदीय तरीके से। हाँ लेकिन उस समय हुआ था, खैर वो बहुत पुरानी बहस हो जाएगी। मैं भी मौजूदा उस पर अगर अभय जी बात करूं तो जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बड़ी खतरनाक बात है। ये जो सोच है जो सैम पित्रोदा की, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके राजनीतिक गुरु या राजनीतिक सलाहकार उनके परिवार में उनके पिताजी के भी सलाहकार, वो जो बात कह रहे हैं तो वो देखिए बातें कहाँ से आ रही हैं। इससे पहले भी जो है जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जब राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी थी जो समानांतर सत्ता थी जी, और सोनिया गांधी उसकी चेयरमैन होती थी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे, वो यूपीए की भी चेयरमैन थी और वो भी थी, तो वो सब कागज वहीं से एनएससी से होकर गुजरते थे और उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हुई थी। वो सब भी सैम पित्रोदा का उसमें भी बड़ा योगदान था कि कैसे कौन आएगा और उसकी जो संरचना उन्होंने की थी। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप देखें राजनीतिक तौर पर ये ज्यादातर चीजें कांग्रेस को उल्टी पड़ी। और मैं जो कह रहा हूँ यहाँ दिक्कत ये है कि राहुल गांधी हो सकता है कि उनकी नीयत अच्छी हो, उनकी नीयत पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, लेकिन क्या उनकी समझ वाकई इतनी है कि वो उस चीज को समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैं ये बात बहुत कहना मतलब थोड़ा कुछ लोगों को बुरी लग सकती है बात, लेकिन हो क्या रहा है कि जो इतनी पुरानी पार्टी जिस तरीके से चलती रही, जिसने सोचा, जिसने देश को दशा दिशा दी, उसके बाद वो लोग उन्हीं सब विषयों को लेकर पूरी पार्टी के अपने उसूल पलट दें, पूरी राजनीतिक जो पूरा दर्शन पलट दें, विचारधारा पलट दें। मतलब इन सब लोगों से लड़ लड़के भाई नक्सलबाड़ी से अगर नक्सलवाद बिल्कुल बढ़ा, इंसर्जेंसी भी पूर्वोत्तर में इसी तरीके से बढ़ी। पश्चिम बंगाल में इनसे बड़ा एक तरह से विक्टिम जिसको कह सकते हैं, उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जिसको कह सकते हैं। बिल्कुल केरल से यही किया उन्होंने। तो आप उसी उन्हीं की विचारधारा में आप बिल्कुल पूरे देश को डाल रहे हैं, तो ये तो अपने आप में बड़ा दुनिया से विचारधारा पे चीन की भी तुलना कर लीजिए ना, अब रशिया की तुलना कर लीजिए ना। आप कहने को वहां पर वो हंसिया थोड़ा आपको दिखाई पड़ सकता है लाल झंडे पर, लेकिन है तो कैपिटलिस्ट, लेकिन उनका समाज की तरफ गया है, बेस किया गया है। और असली तो जहां पर ये वामपंथी थे, असली तो आप देखिए कि तानाशाही वहां पर है। बिल्कुल कैसे सारी चीजें पहले बात करते हैं लोगों की, और जो हम अभी मैं बार बार बात करता हूँ छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, जो वहां जाइए जनता के नाम पे, जनताना सरकार के नाम पे सबसे ज्यादा जनता को मारा इन्होंने। हाँ ये आंकड़े पूरे हैं, ये आंकड़े पूरे सबसे ज्यादा इन्होंने मारा, जो सबसे ज्यादा अतिवाद किया, सबसे ज्यादा इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से इम्पोज किया हर चीज पे। और वही विचारधारा लेकर, क्योंकि देखिए अभय जी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये
समान वितरण की जो बात है ना, आप इसको लेकर तमाम स्कीम्स चला सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट जो आप इनकम दे रहे हैं उसको लेकर दूसरे तरीके के प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो जिसके पास ज़्यादा है उससे लेकर दूसरे को दे देंगे, जब इस तरीके का जब भाव हाँ, आप देते हैं तो ये बड़ा खतरनाक खतरनाक है। फिर उसमें फिर आप ले आते हैं अल्पसंख्यक शब्द ले आते हैं, और अल्पसंख्यक जब लाते हैं तो प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने भी अल्पसंख्यक कह के अल्पसंख्यक पर रुक नहीं गए थे, वो खास खास तौर से मुस्लिम उन्होंने कहा था। तो ये भेदभाव की तो ये जो तमाम लोग जो कहते हैं ना कि नहीं उन्होंने तो सबके लिए कहा था, भाई साहब ये जब खास तौर से जब मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वैसे भी इस देश में अल्पसंख्यक जो है सबसे ज्यादा, अच्छा बताइए, सबसे कम संख्या तो पारसियों की है, बिल्कुल, वो भी अल्पसंख्यक वो है ना। तो लाख के करीब में है। लाख भी नहीं है वो, अगर जैन देखा जाए तो। जैन कम है, बिल्कुल जैन कम है, जैन कम है, सिख भी मुसलमानों से कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन इनकी कोई चर्चा होती है क्या देश में? कभी नहीं। है ना। आपने जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा है, जो देखा जाए तो अगर जातियों के हिसाब से अगर आप छोड़ दें तो वो बहुसंख्यक से भी ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल, इतनी कई कई जिलों में अगर आप देखा जाए तो वो है ही। तो आपने इस तरीके की जो चीजें की, अच्छा उनका भी भला नहीं कर रहे हैं ना आप, दिक्कत ये है। आपने जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स की, आप उनका भी भला नहीं कर रहे हैं। तो जब इस तरीके की जब आप बातें कर रहे हैं तो उनके मन में आप क्या भाव दे रहे हैं? अच्छा इसने कमाया है तो अब इससे कमा के जो है इसको छीन के हम ले आएंगे, तो उनके अंदर नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं ना आप। तो बेहतर तो ये है कि आप उसी सिस्टम से जो बात लगातार बड़े बड़े लोग कहते रहे, चाहे अम्बेडकर रहे हों, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी बात कर रहा हूँ मैं, राजीव गांधी, जो तमाम लोग थे जो कहते रहे वो यही कहते रहे। जेपी ने भी यही किया था, जैसे दाम मनोहर लोहिया भी यही कहते थे कि भाई जो समृद्ध लोग हैं, जिनके पास चीजें हैं, उनको आगे बढ़ के आना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से चीजें आपको करनी भाई पड़ेगी। विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन चलाया तो ये छीनने की बात नहीं थी ना, उन्होंने तो स्वेच्छा से कहा भाई जिसके पास है, और पता नहीं कितने हजार एकड़ लोगों ने दान दिए, जमीनों का दान दिया। तो ये इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आप किसी का 4 मकान है, उसमें से आप कहें कि नहीं ये हम इसका सर्वे, वेल्थ सर्वे का जो प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें से जो चीजें निकाली, जो मुद्दा बनाया, वो यही था कि आप जिस तरीके से वितरण की जो बात कर रहे हैं, वो तरीका जो है वो सीधे आपके जो सलाहकार तथाकथित अभी हुए हैं, वो उनसे कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस्ड है, बिल्कुल प्रभावित है। तो ये चीजें आप जिस तरीके से सैम पित्रोदा का आपने जो बातें कही, तो आपको नहीं लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में अब जो हिंदुस्तान की लोकतंत्र है, जो यहाँ का सामाजिक ढांचा है, जो संस्कृति है, तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी या उनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो इस हिंदुस्तान की लोकतंत्र का ही जो जिसको कहते हैं टेस्ट है, उसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? यही तो समस्या है। दरअसल एक जो है विदेश से आया थी, तो एक विचारधारा, देखिए विचारधारा कोई खराब नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूँ जी, जब समाज के भले के लिए हो। लेफ्ट विचारधारा से अगर हम बात करें तो जिस समय कार्ल मार्क्स ने उसको प्रतिपादित किया, वो उनके समय की जरूरत थी, उन्होंने जिस तरीके से किया तो रही होगी, क्योंकि समय का नेता होता। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो हमारा मिल मजदूर टाइप का यहाँ पर चीजें नहीं थी, नहीं, जो यहाँ पर उसको लादने की बिल्कुल कोशिश की गई। और फिर हर जगह की सभ्यता संस्कृति अलग होती है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चकबंदी वगैरह हुई, वो सब हुआ, उसमें लेफ्ट वालों का भी अपना एक अलग तरीके का योगदान था। हालांकि उसमें भी काफी दिक्कतें हुई, काफी हिंसक संघर्ष था वो, अगर आपको याद हो, बहुत सारी चीज। लेकिन उन्होंने एक कम से कम वो मॉडल लेकर उस समय आए थे। अभी क्या मॉडल है आपके पास? आपको लगता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से युवा पीढ़ी सोच रही, जो लोगों की जरूरतें हैं, समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, मेहनत करने की बजाय और मुख्य धारा के लिए संघर्ष करने के बजाय इस तरीके का भाव आ जाना कि नहीं, ये तो इनके पास जो है, इन्होंने जो कमाया है सारी अवैध दौलत है, ये गलत है, इतना किसी को कमाने का हक ही नहीं है, हमें इन्होंने ज्यादा कमा दिया तो मुझे इनसे छीन लेना चाहिए। नहीं, तो ये बोध के साथ में काम नहीं हो सकता। ये जैसे यही इसी तरह हो गया कि जैसे जो नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह ने जो चीजें बनाई, मतलब हिंदुस्तान को उस दौर से निकाला, बिल्कुल, जब गिरवी तक सोना, तो आप उसको क्या उसी दौर में फिर ले जाना चाहते हैं? ये तो इनकी जो सोच है। आप एक तो आपने पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, उसका बहुत फायदा हुआ क्योंकि इस देश में पैसा तो था नहीं, तो बाहर से ही आप निवेश, आपने पूरी दुनिया के लिए मार्केट खोला, और उसका आज नतीजा है कि आज हिंदुस्तान बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। तो आपकी जो
वर्तमान जो सोच जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, तो आप फिर अब उसी पुराने मॉडल में आप ले जाना चाहते हैं पिताजी और दादी की जब सरकारें हुआ करती थी, जिसके लिए वो बिल्कुल, तो नहीं, आपको क्या चाहिए? दरअसल बात वही है ना कि उस जो सोच से और जो तमाम जो वो पूरा संघर्ष था लंबे समय से, जो एक पूरा चेंज बन रहा है समाज में, उससे वो फिर मतलब जो है पीछे वापस लेकर जाना चाहते हैं। वो उस तरीके की चीजें जो हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 91 की अगर हम बात करें तो 91 में आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या बल्कि पीवी नरसिंह राव ने जो पूरा एक यूटर्न लिया था आर्थिक नीतियों को लेकर, वो छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा फैसला बहुत था। बड़ा फैसला। और हमारे यहाँ भी जो पूंजीवाद आया वो पूरी तरीके से वैसा नहीं आया जैसा पश्चिम का है। हाँ, हमारी जो अपनी घरेलू जो कुछ अपनी जरूरतें थी उसके लिहाज से कुछ परिवर्तन होते हुए, कुछ परिमार्जित करते हुए, कुछ सॉफ्ट या हार्ड करते हुए समय समय पर तमाम सरकारों ने उसको यहाँ पर लागू किया। तो मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। निश्चित तौर पर परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन परिवर्तन के नाम पे नदी की धारा यहाँ जरूरत नहीं है इधर इस तरफ से मुड़ जाए, ये तो ठीक है, लेकिन नदी की धारा हम उल्टी कर दें। अब हम जो है गंगा को जो है वहां से गंगा सागर से सीधे हम गंगोत्री तक ले जाएं, ये करने की जरूरत नहीं है। ये करना मेरे हिसाब से एक फितूर है, एक समझदारी भरा कदम नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी में जिस तरीके से जो बाहर से सैम पित्रोदा के ने जिस तरीके की बातें की, उसमें तथ्य और कथ्य भी उनका गलत है। ये मेरे लिए ज्यादा वो आप इनकार भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मीडिया जो है तोड़ मरोड़ कर इसे पेश कर रही है। तो ये तो वही होता है कि जब आदमी बयान दे लेता है और जब मामला किसी खासकर चुनावी माहौल में जब लगता है कि हमारी पार्टी का नुकसान होगा, तब उनको ये लगता है कि ये सारी चीजें तोड़ मरोड़ कर, क्योंकि ये तो जरूर है कि विगत 2-3 दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आक्रामक तरीके से वो मुद्दों को उठा रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी जो अपने मुद्दे पर जो प्रचार करना चाहती थी, अब मुझे लगता है कि वो सीधे बैकफुट पर आ गई, अब बचाव की मुद्रा में आ गई। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ दिक्कत यही है। पहली बात तो कि पहले तो सैम पित्रोदा ने बोला गलत, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरीके से राहुल गांधी का गुरु, उनका सलाहकार, उनके पिता का, उनकी दादी का बताकर स्थापित कर दिया कि सोच कहाँ से आ रही है, ये स्थापित कर दिया। अब उसके बाद जब कांग्रेस उस पर सफाई देने आ गई तो वो और उस ट्रैप पे फंस गए। तो कुल मिला के कहाँ तो उनको ट्रैप में लेने जा रहे थे, लेकिन अब देखिए कुल मिला के हम लोग जब बैठे हुए पार्क में तो चिड़ियों का शोर सुन रहे हैं आप जी। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही राजनीतिक कलरव भी हो रहा है पूरा। और इसी तरीके का चल रहा है कि किसी और के क्षेत्र में जब कोई और आ जाता है तो इसी तरीके की आवाजें आती है। लेकिन सही उदाहरण दिया देखिए, अब आप देख लीजिए, अब दिक्कत है कि छोटी चिड़िया बहुत चीख रही है और एक वो बड़ा पक्षी आकर बैठ गया है बात चील टाइप का। अब वो चीख तो नहीं है लेकिन उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो खैर कुल मिला के अब हमें लगता है कि इसको यहीं पर विराम देना चाहिए अभय जी। मूल बात ये है कि ये जो सैम पित्रोदा ने कहा, इसको थोड़ा समझने की जरूरत इस लिहाज से है कि एक फैंसी नारा दे देना ये तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई उसको जमीन पर यहाँ पर उतारा जा सकता है, अमली जामा पहनाया जा सकता है? और राजनीतिक दौर में जब राजनीति बिल्कुल चुनाव बिल्कुल इस तरीके से चल रहा हो और सामने नरेंद्र मोदी जैसा पिंच हिटर हो, तो इस तरीके की लूज बॉल देना कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ गया है। अब मंशा क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब मानकर चलिए कि यही स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल लग गई है और काफी कामयाब होती दिखाई पड़ रही। ये सैम पित्रोदा वाली जो सोच है वही सोच है जो अब राहुल गांधी लेकर चलने जा रहे हैं। मतलब आपका जो मंगलसूत्र तक जो वो पहुंच गए थे, कांग्रेस कुछ कहती रहेगी, लेकिन वो मंगलसूत्र और मुसलमान की जो डिबेट है उसको और इंटेंसिफाई सैम पित्रोदा ने कर दिया और मोदी को और ताकत दे दी है। मैं यही कह सकता हूँ, उससे गलत टाइमिंग इस बयान की नहीं हो सकती थी। तो फिलहाल हमको और अभय जी को आप दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे कल आपके लिए एक और मुद्दा होगा। और मेरा आपसे आग्रह है, विनती है, लगातार आपसे हम कह रहे हैं कि आपकी अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम अपने आप को और परिमार्जित करके आपके सामने आ सकें। नमस्कार, अभय जी के साथ मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से।